Hello everyone, good evening, welcome. I am Manish Kumar Sahu, your physics teacher. Welcome all my friends in my YouTube channel Success Point Coaching Center Ambikapur, Sarguja, Chhattisgarh. Today I will teach you the most important topic. That topic is electric charge विद्युत आवेश. ठीक है, this is the topic of physics ना. Before start this video, I will explain अबाउट फिजिक्स. मैंने शॉर्ट में आपको फिजिक्स का मीनिंग समझाता हूँ. व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं. मैं आपको यही भौतिकी टीच करूँगा. ये भौतिकी है क्या चीज़? अगर एक वर्ड में बोलूँ तो इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. ठीक है, फिजिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. देखो, भौतिकी में हम लोग प्रकृति का अध्ययन करते हैं और प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं सब चीज़ का अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है. कैसे? तो विद द स्टेबलाइज्ड लॉ ऑफ नेचर. देखो, फिजिक्स में इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. इफ़ यू वांट टू नो अबाउट फिजिक्स, तो हम लोग जानते हैं जितनी भी प्रकृति में चीज़ें देखोगे सब चीज़ फिजिक्स के अंतर्गत आता है. जैसे आप मेरे फ़ोन से आप रिकॉर्डिंग करके देख रहे हो ना, तो और लाइव देख रहे हो, तो ये भी फिजिक्स का पार्ट है. फ़ोन का भी स्टडी फिजिक्स में ही आएगा. टीवी, फ़ोन, मोबाइल, आसपास देखो लाइटें जल रही होंगी, सारी चीज़ें फिजिक्स हैं. ठीक है, तो इन सब का स्टडी और प्रकृति में जितने घटनाएँ हो रही हैं, फिनोमिना मतलब जितने घटनाएँ हो रही हैं, जैसे पंखे घूम रहे हैं, लाइक दिस का स्टडी फिजिक्स में करेंगे अपन. ठीक है, बट वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, इट इज विद द स्टेबलाइज्ड लॉ ऑफ नेचर. आपको स्टडी करना है कैसा? जो पहले से लॉ गिवन है उसके अकॉर्डिंग. पहले से लॉ गिवन है कहने का मतलब, यदि आपको ग्रेविटी पढ़नी है, ठीक है, तो आपको न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करना है. ये नहीं कि खुद से लॉ क्रिएट कर दिए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है. फिजिक्स इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट ना. इसमें आपको स्टडी करनी है तो आपके जो लॉ दिए हैं उसकी अकॉर्डिंग स्टडी करनी है. इसलिए फिजिक्स एक डिफरेंट ब्रांच है. ठीक है, इसकी एक अलग ही दुनिया होती है जिस दुनिया को आपको मैं शेयर कराऊंगा. ये न्यूटन्स को याद रखना है. इट इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स. फादर ऑफ फिजिक्स ये है, फादर फिजिक्स. तो अपन इनके अकॉर्डिंग मतलब हेल्प लेके स्टडी करेंगे. ठीक है, तो देखो बेसिक मैं बताया. तो और एक चीज़ और याद रखना, फिजिक्स में स्टडी जितना करते हैं ना वो सारे नॉन लिविंग होते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं. लिविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी कभी नहीं करोगे आप. लिविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी बायोलॉजी से करोगे. ओके, तो ये तो हुआ कि आप फिजिक्स पढ़ रहे थे तो इसका मीनिंग क्या है. ओके, चलो मैं अपना टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल. देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसका? सब एटॉमिक पार्टिकल का. अब देखो, पार्टिकल को हिंदी में कण बोलते हैं. ठीक है, अब सब एटॉमिक क्या होता है? तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर प्राचीन समय में बात करोगे ना, तो महर्षि कणाद जी ने बताया था कि वर्ल्ड में सबसे जो स्मॉलेस्ट चीज़ होती है वो है क्या? अणु. दैट मीन्स एटम. ठीक है, अणु नहीं, परमाणु सबसे छोटा होता है. परमाणु सबसे छोटा होता है. महर्षि कणाद ने बताया था इस चीज को. अब देखो, उन्होंने उस समय बताया, तो अब जब ये सबसे छोटा है तो फिर सब एटॉमिक क्या है? क्यों एटम का सब एटॉमिक मतलब एटम का छोटा पार्ट. देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल में अपन वी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इसको बोलते हो सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि एटम्स के इनसाइड ये पाए जाते हैं. ठीक है, तो अपन ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होती हैं इसी का पार्टिकल के फिनोमिना नेचर है. इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की. अगर हम देखें तो इन सब की प्रॉपर्टी का स्टडी किसमें करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस में. ओके, अब थोड़ा माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते क्या हैं? तो देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये सब के सब इससे छोटे पार्टिकल हैं. अब कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि ये सबसे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. बेसिकली आपने यही सुना होगा कि लोग बोलते हैं अक्सर कि
फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से छोटा कोई पार्टिकल नहीं पाया जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता। बट ऐसा नहीं है, जब आप हायर लेवल में स्टडी करोगे तब पता चलेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है एलिमेंट्री पार्टिकल का। एलिमेंट्री पार्टिकल, देखो एलिमेंट्री पार्टिकल को हिंदी में बोलते हैं मूलभूत कण। मूलभूत कण, जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, इनसे भी छोटे कुछ एग्जिस्ट होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल, मूलभूत पार्टिकल्स होते क्या हैं? दैट पार्टिकल विच सब पार्टिकल अननोन। ऐसे पार्टिकल जिससे छोटे पार्टिकल अभी तक ज्ञात नहीं है, इसका सब पार्टिकल नोन नहीं है, उन सबको एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हो। ठीक है, दैट मीन्स ये बोल सकते हो कि यदि एक पार्टिकल है तो इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये दुनिया का सबसे छोटा का छोटा है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एलिमेंट्री पार्टिकल, मूलभूत कण कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अगर हम इसकी बात करें ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की, तो यदि हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स में अगर आपको बताऊं कि अब मैंने बोल दिया कि यह सबसे छोटे ये हैं, तो आप मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इससे मिलकर ये तो नहीं बनते? बनते हैं। कैसे बनते हैं देखना ना। अगर आप बात करो प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन्स ये जो बनते हैं, इट इज मेड बाय क्वार्क। देखो, एक क्वार्क के द्वारा बनते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल का एक फिनोमिना है, एक टाइप के पार्टिकल्स हैं, उनको क्वार्क बोलते हैं। टोटल यूनिवर्स में 6 नंबर ऑफ क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अप, डाउन, चार्म, बॉटम, टॉप, स्ट्रेंच। टोटल 6 नंबर के क्वार्क ही पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक बार और बताता हूं। अप, डाउन, चार्म, बॉटम, टॉप और स्ट्रेंच पार्टिकल। ओके, अब ये टोटल 6 क्वार्क होते हैं, इसी से मिलकर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स बने होते हैं। ओके, तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द प्रोटॉन, यदि प्रोटॉन के बारे में आप जानना चाहते हो, तो प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है? यदि आप ध्यान से देखो ना, तो प्रोटॉन्स 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनता है। याद रखना ये चीजें कि यदि प्रोटॉन्स को बात करो तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। इसमें देखो 2 अप, एक ए अप है और ए डाउन है ना, तो 2 अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन बनेगा। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द न्यूट्रॉन्स, तो ये न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं? 2 डाउन क्वार्क एंड एक अप क्वार्क। ठीक है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क, इट इज मेड बाय न्यूट्रॉन्स। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना होता है? इसको भी किसी क्वार्क से बना दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं फिजिक्स में अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। जो स्टेबलाइज्ड लॉ है उसी के अकॉर्डिंग टीच करेंगे। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मेड बाय क्वार्क। मेड बाय क्वार्क, इलेक्ट्रॉन्स ना क्वार्क से मिलकर नहीं बने होते हैं। ओके, तो सबसे छोटे पार्टिकल्स याद रखना, प्रोटॉन्स 2 अप और एक डाउन क्वार्क से मिले होते हैं, न्यूट्रॉन्स 2 डाउन और एक अप से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मेड बाय क्वार्क। दैट मीन्स ये तो हुआ सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नेचर। अब थोड़ा सा आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा डिटेल कर दीजिए। बेसिक है इसलिए मैं उसको डिटेल करता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स के नेचर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करो तो इट इज ए नेचर वाइज नेगेटिव पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है जिसका चार्ज नेगेटिव है, एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज Q इक्वल टू, अगर बोलूँ तो -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो देखो ये इतना चार्ज की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है। अब इफ यू वांट टॉक अबाउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बहुत लाइट मास है इसका ना, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इतना कम होता है। ठीक है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है विथ नेगेटिव साइन। अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर किसने किया था? अगर आप देखो तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया है। ठीक है, कैसे किए हैं वो डिटेल नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो अपन क्या, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर किया है। इट इज ए नेगेटिव पार्टिकल्स, चार्जेस इतने होते हैं -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास इतने होते हैं। देखो ये फिक्स वैल्यू है, आपकी जिंदगी में कभी नहीं बदलेगा, तो इस वैल्यू को रिमेंबर रख लेना। ऐसे वैल्यू को रिमेंबर रखा जाता है। ठीक है,
इफ यू टॉक अबाउट द प्रोटॉन, इट्स चार्ज इज पॉजिटिव। प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव होती है, इसकी जो चार्ज की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रॉन के इक्वली होता है, बस इसका वैल्यू पॉजिटिव प्लस में आएगा। 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। ओके, प्रोटॉन पे मास ऑफ प्रोटॉन अगर बात करूं तो देखो प्रोटॉन की मास इलेक्ट्रॉन के मास से डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता, याद रखना। 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, अगर प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन ने इसकी खोज की है। ओके, लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं जाएगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो आप समझ जाओगे इतना। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टाइन ने किया है, ठीक है, और पॉजिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। एक थर्ड पार्टिकल जो मैंने बात किया दैट इज ए न्यूट्रॉन, इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। अब न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, इस पे चार्ज कितना होता है? 0, क्योंकि बोला क्या न्यूट्रल है इसलिए, लेकिन इसका मास होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं बोलूँ ना तो इसकी मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतनी मास होती है। तो ये तो देखो बेसिक हुआ इस पार्टिकल के, सब एटॉमिक पार्टिकल, इसको मैंने डील किया, इस वर्ड को डील किया है मैंने। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज अगर देखो तो चैडविक ने किए हैं, चैडविक जी इनके खोज करता है, ठीक है, डिस्कवर किया है इन्होंने। तो देखो इतने टाइप के, ये 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। यही पार्टिकल्स आपको बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इनसाइड आप इसको स्टडी करोगे, क्लियर है? अब देखो मैंने क्या बोला कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक ना, तो ये चार्ज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक और डेफिनेशन में बोल सकते हो, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब देखो इसका मीनिंग क्या है बताता हूं। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको पदार्थ, ठीक है। मैटर के इनसाइड अगर आप जाओगे तो इसके अंतर्गत सॉलिड भी आता है, सॉलिड, लिक्विड, ओके, एंड गैस। फोर्थ स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं। तो टोटल प्लाज्मा, सॉलिड जो ठोस होते हैं, लिक्विड जिसमें बहने का, फ्लो होने का नेचर होता है, गैस इजिली फ्लो हो सकते हैं, प्लाज्मा इट इज द बिटवीन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ना, ठीक है, लाइक ए जेल, जो बाल में लगाते हो ना वैसा होता है प्लाज्मा। तो देखो इसको एक साथ मैटर बोलते हो। तो अब मैंने बोला इन सब की मतलब मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब इस सारे के सारे मैटर में किसी में भी अगर बात करो ना आप तो इनमें आपको चार्ज मिल जाएगा। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो, आंतरिक गुण बोलते हैं इसको, आंतरिक गुण अंदर में पाए। जैसे कि अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करो, आप खुद अपनी बात करो ना, तो ह्यूमन बॉडी में अगर आप लव की फीलिंग देखो तो सब में होती है, ये नेचुरल फिनोमिना है, थोड़ा दुखी होना, खुश होना, तो ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये हर किसी में पाया ही जाएगा, चाहे वो कोई भी ह्यूमन हो, ऐसा नहीं है कि उसमें फीलिंग्स ना हो। तो ये ठीक है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। वैसे ही अगर कोई भी मैटर ऐसा नहीं होता है जिसमें चार्जेस प्रेजेंट ना हो, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसको डिटेल और डील करूंगा, तो अब देखो मैटर्स में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब सारे, लाइक अ मास ना, और डील कर देता हूं, लाइक मास। देखो जिस प्रकार से द्रव्यमान मास, ठीक है, मास को क्या बोलते हैं? इट इज अ द्रव्यमान ना। जिस प्रकार से द्रव्यमान इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, वैसे ही चार्ज भी होता है। आज तक तुमने ऐसा कोई भी मैटर नहीं देखा होगा जिसमें मास ना हो, ठीक है। सारे के सारे मैटर्स में मास होते ही हैं, मतलब सारे के सारे मैटर्स में चार्ज भी प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। और फील कराऊंगा आगे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, डिटेल, आप बने रहो मेरे साथ। अब देखो, अब मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें मैटर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज की, ओके, तो चार्ज क्या है? तो चार्ज ये हर पार्टिकल में पाया ही जाएगा, ठीक है। चार्ज से आप जान सकते हो कि पार्टिकल का नेचर कैसा है, मैटर का नेचर कैसा है। चार्ज को मेजर भी कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक साथ मेजर करने के लिए ऐसा सिस्टम लाया गया है। ऐसा सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम से यदि चार्ज का अगर आप यूनिट डिसाइड करना चाहोगे तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है एक कूलम होता है, ठीक है, कूलम्स इसका ऐसा यूनिट होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हो।
ये ऐसा यूनिट है, याद रखना। चार्ज की एक और यूनिट होती है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति बोलते हैं इसको ना। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, चार्ज की अगर सीजीएस यूनिट की बात करो ना, तो चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है ESU, ठीक है। इसको फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, सॉरी सीजीएस यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सीजीएस यूनिट है और ये ऐसा यूनिट है। अगर आप बात करो ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का वैल्यू होता है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। 1.33 इंटू 10⁻⁻10 इसकी वैल्यू होती है, ओके। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इतनी इसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻10। अब देखो ये तो सीजीएस पद्धति में हो गया, ये एसआई पद्धति में यूनिट हो गया, ठीक है। अब ये चार्ज की बात कर लेना। अब चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी बताता हूं आपको, ठीक है। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उससे पहले टाइप्स जान लो। चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस, देखो टाइप्स ऑफ चार्जेस इक्वल टू, फास्ट तो नहीं हो रहा है वीडियो, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। चार्ज टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। टोटल याद रखना पूरे के पूरे वर्ल्ड में दो टाइप के चार्ज ही होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन को कंसिडर करते हैं, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो देखो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बीच में कुछ फिनोमिना भी होती है, जिसमें मतलब बोल सकते हो इनका कुछ नेचर भी होता है। कैसा नेचर होता है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज इफ द लाइक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज अगर सेम चार्ज है ना, इसको लाइक चार्ज बोलोगे। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपल टू ईच अदर। लाइक चार्ज क्या करते हैं, इट इज रिपेल टू ईच अदर, रिपेल करते हैं, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। अगर लाइक चार्जेस में पॉजिटिव रख दिए, नेगेटिव रखोगे, ये भी तो लाइक चार्जेस हैं, ये इसमें भी क्या होगा, रिपेल होगा। दैट मीन्स एक फोर्स जनरेट होता है जो इनको धक्का मारता है, ठीक है, जिसको रिपेल, प्रतिकर्षण बल बोलोगे, ठीक है। रिपेल करते हैं ये भी एक दूसरे को। तो लाइक चार्जेस में रिपेल, इस चार्ज को क्या बोलोगे, दिट इज लाइक चार्ज। और लाइक चार्ज में प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये रिपेल करते हैं, ओके। इफ यू वांट टू टॉक डिफरेंट चार्जेस, अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये डिफरेंट चार्जेस हुए ना, इस केस में इट इज अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आएंगे, इसको बोलोगे अट्रैक्ट, ठीक है। आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। इफ यू वांट टू टॉक डिफरेंट चार्जेस को अगर पास पास रखते हो तो ये ऑलवेज अट्रैक्ट होंगे, मतलब आकर्षित होंगे। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो कोई भी चार्जेस ना, ये माइनस यहाँ प्लस अगर रहे फिर भी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इस चार्जेस को बोलते हो अनलाइक चार्ज। तो यहां से एक डेफिनेशन हो गया, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अब देखो ये चार्ज जो होते हैं ना, यही किसी भी एटम्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो चार्ज होगा, आवेशित होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखो मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वीडियो को पॉज करके ले लेना, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक चीज और हम लोग ध्यान देते हैं, मैंने बोला कि अगर किसी भी मैटर्स की बात करें तो मैटर्स न्यूट्रल भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी मैटर की बात करें ना, तो ये देखो मैटर कभी कभी जैसे न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मैटर आपको दिख जाएगा। अब न्यूट्रल नेचर का है, उदासीन नेचर का है, इसका मतलब आप ये मत सोच लेना कि इसमें चार्ज ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते हैं। अगर कोई न्यूट्रल है दैट मीन्स इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल होगी। इसलिए ये जो कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ कैसा रहेगा आपका, उदासीन बन जाता है। अगर मान लो 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो जो पदार्थ का नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई पदार्थ यदि उदासीन है, न्यूट्रल है, तो भी उसमें चार्जेस प्रेजेंस होते हैं, बट टोटल चार्ज की जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, उसके नेचर वाइज। तो अब देखो न्यूट्रल होता है, किसी किसी में चार्ज प्रेजेंस भी होता है, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं।
आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चार्ज किसी भी पदार्थ में कैसे क्रिएट होता है, इसको मैं और डीपली समझाता हूँ। ठीक है, देखो आपको पता है किसी भी अगर हम बात करें सबसे छोटी से छोटा चीज क्या होता है जी, एटम है। ठीक है, ओके, एटम्स की बात करते हैं ना। अब देखो अगर आप बोलोगे कि सर एटम से मिलकर पूरे यूनिवर्स में हर चीजें बनती हैं जो नेगेटिव चीज, जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं। ठीक है, तो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द एटम्स ना, तो इससे सर चार्ज कैसे पता चलेगा? जैसे व्हाइट बोर्ड है, इसमें मैं लिख रहा हूँ ये चार्जलेस है कि चार्ज प्रेजेंट है। चलो मैंने बोल दिया कि चार्ज प्रेजेंट है भी, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये चार्ज आया कहाँ से, इस पे जो चार्ज है इसको कैसे फील करें हम, इस पे चार्ज है भी या नहीं है, और है तो कैसा होगा। तो उसके लिए मैं डिटेल समझाता हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो देखना किसी भी एटम्स में, चाहे कोई भी एटम्स हो, यदि उसमें देखो तो, या किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करें तो पदार्थ में बहुत सारे परमाणु एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। कोई भी हमारा जो पदार्थ होता है ना, मैटर होते हैं, ये मैटर्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब लॉट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर किसी भी मैटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, लाइक दिस बोर्ड। ठीक है, अब देखो इसमें अगर बात करें तो कैसे क्रिएट होंगे ना, तो देखना किसी एटम का स्ट्रक्चर समझते हैं। अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स में इनसाइड तो आपको पता है कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, दिखाता हूं ना। अगर ये देखो एटम्स के इनसाइड कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। इनसाइड ये जो बीच में होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसको हिंदी में बोलोगे नाभिक। ठीक है, इन न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो गोल गोल किया हो ना, ये ऑर्बिटल है, इट इज कॉल्ड ऑर्बिट, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, हिंदी में कक्ष बोलोगे। ठीक है, तो ये सब ऑर्बिट्स हैं। तो देखो इसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे सारे के सारे उसके न्यूक्लियस नाभिक में पाए जाएंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसी ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। अब देखो अगर मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में पाए जाते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास से सपोज दैट आप सोडियम की बात करते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन नंबर 11 होता है, इसको 281 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें इतने हैं ना, तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन से इतना आया। फर्स्ट में अगर आप सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन्स को देख के सोचोगे सर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे बनाने क्या हो सकता है, इसी में भर देते हैं 11। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, इसके भी कुछ लॉ हैं। तो देखना उस लॉ क्या है। इस अब किस इस ये सब ऑर्बिट है ना, सबसे लोअर ऑर्बिट को के बोलते हैं, के एल एम और एन, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना, के एल एम एन, ये सब ऑर्बिट का रिप्रेजेंटेशन है। आगे भी होता है के एल एम एन ओ पी, आगे भी चल जाओगे जैसा एटम्स होगा। तो देखो ये के एल एम एन में आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होंगे। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, टू नो अबाउट दिस आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसे शॉर्ट बताता हूं। बोर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार, मतलब नील्स बोर ने बताया है कि किसी भी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² होते हैं, इतने ही हो सकते हैं। ठीक है, अगर डिटेल पता होगा तो इसको डिस्कवरी जानना पड़ेगा, उतना मत ध्यान दो। तो 2n² इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंस होते हैं। n क्या है, तो n है, n इज ए प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखो 2n² प्रेजेंस होते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इसके लिए n = 1 होता है, इसके लिए n = 2, n = 3 एंड n = 4। ओके, इफ यू टॉक इनसाइड ना, तो इनसाइड में कितना होगा जी, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट में देखो तो 2n², फर्स्ट के लिए देख रहा हूं ना, तो फर्स्ट के लिए n = 1 लेंगे हम लोग, n = 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 2। दैट मीन्स इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंस होंगे ओनली। उसके बाद नेक्स्ट में देखो तो इसमें n = कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि इसका n 2 3 ऐसा होता है नंबर। तो इसके लिए कितने हो जाएंगे, तो यहां से देख लो 2n², तो 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 4 = 8। दैट मीन्स यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7
टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही आगे जाओगे तो फर्स्ट में 8 हो, इसमें 2 होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें 18 होंगे, इसमें 32 होंगे। ठीक है, इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग आगे सॉल्व कर लेना। तो अब देखो इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंस होते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ बंधे होते हैं ना, इसको बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन सबको क्या बोलोगे? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। जो इसमें बंधे हुए हैं ना, इट इज कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन। देखो किसी भी चीज को पढ़ना ना तो बेसिक से पढ़ना, हर एक चीज समझ में आना चाहिए। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ईजी है, समझोगे नहीं तो डिफिकल्ट हो जाता है ना। ठीक है, अब देखो, अब इसको इन सारे को बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्योंकि ये सब बंधे हुए हैं। ठीक है, बांध के रखे हुए हैं। अगर आप देखो सारे के सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हों तो उस केस में फिर तो कोई भी चार्ज ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो नजदीक होते हैं ना ऑर्बिट्स, इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा पाए जाते हैं, आकर्षण बल। जैसे जैसे ऑर्बिट्स दूर होते जाएगा, आकर्षण बल इनके बीच का, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का आकर्षण बल कम होते जाता है। जब लास्ट ऑर्बिट की बात करेंगे ना, आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, वेरी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में। अब जब बहुत स्मॉल हो जाता है ना, तो थोड़ा सा अगर इसको आप बाहर से एनर्जी दे देते हो, ठीक है, बाहर से अगर एनर्जी देते हो तो थोड़ी सी एनर्जी पाकर भी ये इलेक्ट्रॉन्स अपना अगर आउटसाइड से बाहर निकल सकता है। ठीक है, यहां भी आ सकता है, आउटसाइड भी आ सकता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट को छोड़ के फ्री हो जाएगा, यहां बीच में आ जाएगा ना, जब आप एक्सटर्नल कुछ एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंस होगा या नहीं होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जेस हु आर पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके लिए इसी को आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो यही फ्री चार्ज है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां से आया फ्री चार्ज, और यही फ्री चार्ज आगे जाके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो ये तो इसकी बात हो गई, क्लियर है सबको। अब देखो, अगर मैं नेक्स्ट में बात करूं, बेसिक प्रॉपर्टी, आप चार्ज की बात कर रहा हूं ना, तो चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी और होती है। वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप चार्ज की बात करोगे, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हो समटाइम। ठीक है, अब देखो चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, टोटल जितने भी वर्ल्ड में क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, उन सारे क्वांटिटी को दो टाइप में बांटा जाता है। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं, स्केलर जिसको आप बोलते हो अदिश, वेक्टर जिसको आप बोलते हो सदिश। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? सोचो क्वेश्चन माइंड में कि ये स्केलर होते हैं कि वेक्टर होते हैं। सोचने के लिए पहले इसको वेक्टर प्रॉपर्टी बताता हूं। अगर कोई स्केलर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अगर वो वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ओनली, ए मतलब मैग्नीट्यूड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, बोथ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कोई भी अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ है तो स्केलर है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा तो वेक्टर होगा। पता है मोस्ट ऑफ द नीट एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं काटो, तो वहाँ बट डाउट हो जाता है कि कैसे पहचाना। अब याद थोड़ी करके जाओगे, बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखना माइंड में। कोई भी क्वांटिटी है, जैसे कि अगर मैं मास की बात करता हूँ ना, सिंपल एक टॉपिक बोलता हूँ, मास बोलता हूँ। मास क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? तो अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, मास वेट, अगर मास की बात बोलें तो जैसे अगर मान लीजिए मैं पूछ देता हूं आपसे कि आपका मास कितना है, ठीक है, तो आप बोल दिए सर 20 kg है, ओके। तो उसके बाद 20 kg बोले, इसके बाद मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि अच्छा बताओ किस डायरेक्शन में तुम्हारा 20 kg मास है, ये पूछूंगा क्या? बिल्कुल नहीं पूछूंगा। ऐसा थोड़ी कोई पूछता है जी सर किधर है, ऊपर नीचे, ठीक है, लेफ्ट राइट, ऐसा मास नहीं होता है। टोटल मास इतना है, मतलब आप 100% संतुष्ट हो अपने आंसर से, मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड जान के ही संतुष्ट हो गए अपने क्वेश्चन से, मतलब वो क्या है, स्केलर है। अगर मैं आपको बात कर दूं फोर्स की, ठीक है, मैं आपको बोल दूं कि 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो, ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि मान लो कि ये बाइक है, ये कार है, ठीक है, अब इस पे रोड पे खड़ा है ना, ऐसे ही। अब मैंने बोला पीछे से जाओ, पीछे से नहीं सॉरी, मैंने इतना सिर्फ बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ
और आपसे बोल दिया फोन करके कि ब्रदर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दे, अब तो क्वेश्चन करेगा कि कहाँ से फोर्स लगाऊं सर, आगे से लगाऊं, पीछे से लगाऊं, बैक से लगाऊं, ऊपर लगाऊं, कहाँ फोर्स लगाऊं। मतलब अगर सिर्फ आप, ये क्या है 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है ना, बट आप इतने में संतुष्ट नहीं हो, जब तक आपको डायरेक्शन नहीं बताऊंगा आप फोर्स नहीं लगाओगे। क्यों? अगर मान लो अब देखो बैक से लगाओ बोलूंगा तो डायरेक्शन हुआ ना लेफ्ट टू राइट, यहाँ से लगाओ तो ये हुआ, अगर नीचे से लगाना है, मतलब क्या होता है फोर्स में चाहिए आपको, फोर्स अगर कहीं अप्लाई करनी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, इसलिए फोर्स क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो बातें आती है चार्जेस की। अब चार्ज क्या है ना, तो चार्ज ये क्या है, छोटा सा पार्टिकल टाइप का होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये, पॉइंट लाइक पार्टिकल पॉइंट लाइक होते हैं, पार्टिकल नहीं बोलूंगा, पॉइंट लाइक होते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, स्केलर होते हैं, स्केलर होते हैं, याद रखना। चार्ज क्या होते हैं, स्केलर प्रॉपर्टी के होते हैं, इनमें डायरेक्शन का कंसिडर नहीं होता है, डायरेक्शन की कुछ हेरफेर नहीं है इसमें, सिर्फ स्केलर मैग्नीट्यूड होती है। चार्जेस अगर मैग्नीट्यूड की बात करो ना, कितना मैग्नीट्यूड होता है तो आपको मैंने बता चुका हूँ 1.60 इंटू 10⁻⁹ इतनी मैग्नीट्यूड होती है चार्ज का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। तो इस एज हो गया इसके बारे में। अब देखो चार्ज की अगर बात के लिए ओरिजिन भी बता दिया, चार्ज आता कहाँ से है, ठीक है। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ये वेक्टर टाइप के होते हैं चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो डिटेल पढ़ते हैं ना कभी भी जब पढ़ना, तो चार्ज के और भी प्रॉपर्टी होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। अदर प्रॉपर्टी में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आवेशों का बीजीय योग, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। अब देखो एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस का मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं आप। डेफिनेशन लाइक दिस होगा कि टोटल चार्ज इन मैटर इज algebraic sum of पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डेफिनेशन को मैंने खुद से ही बना दिया है, एकदम सेम टू सेम, वर्ड मैच नहीं कर रहा होगा, बट मीनिंग यही है। टोटल चार्जेस इन ए मैटर इज अल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर मान लीजिए कि ये मैटर है, ध्यान से देखना, सपोज कर लो एक मैटर है, अगर इसमें मैंने बोला कि इसमें चार्जेस कितने हैं तो उसका एक नेचर होगा एडिटिव नेचर, मतलब आवेशों का बीजीय योग। इसका मीनिंग कैसे समझेंगे देखना ना। देखो सपोज कर लो इस मैटर में, इस पदार्थ में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को P से शो करोगे, E मतलब चार्ज हो गया पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितने हैं, ठीक है। P मतलब पॉजिटिव, और ये हो गया मैग्नीट्यूड, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। और सपोज कर लो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E, नंबर को नेगेटिव शो करता हूँ, यहाँ नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव, और नेगेटिव ना इसलिए, और ये नेगेटिव, इतने होंगे। इस मैटर में टोटल पॉजिटिव इतने हैं, टोटल नेगेटिव इतने हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि सर इतना ज़्यादा पॉजिटिव प्रोटॉन है, इतना न्यूट्रॉन है, आप टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू इट इज द सम ऑफ दिस चार्जेस ना, तो Pe प्लस माइनस Ne इतना होगा। अब E को कॉमन ले सकते हो, प्लस माइनस माइनस तो इतना आ जाएगा। इतने टोटल चार्जेस होते हैं किसी भी मैटर के ऊपर, ठीक है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन ए मैटर्स P माइनस Ne। अब देखो यहाँ से आपको क्या समझ देखने को मिलेगा, याद रखना, यदि अगर मैं इनकी बात करूँ ना, इससे आपको देखोगे यदि इफ द P इज ग्रेटर देन N, कंडीशन है यदि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक है, ठीक है, देन आपका जो मैटर होगा उसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, यहाँ से देख सकते हो, यदि प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रॉन्स अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, मान लो 8 है, तो उसमें चार्ज कितना होगा, 2 ही आएगा, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में यदि आपके प्रोटॉन लेस देन न्यूट्रॉन्स हो, देन क्या होगा, न्यूट्रॉन बोलता हूँ जी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन में ना, प्रोटॉन
की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या में, यदि आप ध्यान से देखना, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है, तब वो नेचर कैसा होगा उसका, नेगेटिव होगा। यहाँ से समझ सकते हो। देखो ये अभी देख लो, मान लो प्रोटॉन कितना है, 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, -2e, दैट मीन्स नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो इससे आप देख सकते हो कि यहाँ से मतलब जिस भी मैटर्स में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी वो पॉजिटिव होगा, जिसमें प्रोटॉन की संख्या कम होगी वो नेगेटिव, मतलब जो अधिक होगा वही नेचर होता है। प्रोटॉन अधिक है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अधिक है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज को ऐड भी कर सकते हो। ओके ओके। अलजेब्रिक सम, यहाँ मैंने वर्ड यूज किया था ना, इसका मतलब होता है चिन्ह सहित योग। यहाँ देख लो प्लस माइनस मैंने चिन्ह सहित योग किया है चार्जेस का, इसलिए बोलते हैं इसको अलजेब्रिक सम। तो चार्ज की प्रॉपर्टी है आवेशों का बीजीय योग, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। अगर किसी भी मैटर में बात करो तो वो प्रोटॉन की चार्ज और न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की चार्ज दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये तो इसकी बात हुई। अगर हम बात करें तो ये हो गया एडिटिव नेचर। क्लियर है, मतलब चार्जेस को ऐड कर सकते हो, यदि मोर देन वन चार्जेस अगर प्रेजेंस है। कैसे ऐड करोगे, तो विथ साइन ऐड करना। ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर करते हुए ऐड करते हैं। अब देखो एक अलग प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी होता है, इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता क्या है। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन मैटर इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ वन चार्ज। ठीक है, देखो इसको मैंने एकदम इजीली समझाने के लिए अपने लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, बुक की लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होती है। देखो टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन ए मैटर इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ वन चार्जेस। अब देखो यहाँ से ना इसको डिटेल समझाता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, आवेशों का क्वांटीकरण का मीनिंग क्या है। इसको समझने के लिए ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए कि एक ए लाइक मेटल है, सपोज कर लो मेटल है, यदि मैं इससे आपसे पूछ दूं कि आप बताओ कि ए बी एक रॉड ही मेटल का, इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, टोटल चार्ज का टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितनी है, काउंट करके बताओ। ठीक है, तो आपके पास एक दो ऑप्शंस होते हैं। आप एक काम करोगे कि इसमें एक चार्जेस मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको फाइंड करके ऐड कर दोगे। तो मान लो अभी जैसे 1 2 3 4 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस Q इक्वल टू बोल दोगे कि सर -5p, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये तो छोटा सा मान लो है। अब ऐसा तो नहीं चाहिए कि मेटल में 500 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं किसी भी मैटर्स में। अब देखो इस केस में ना आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इसमें टोटल नंबर्स ऑफ चार्ज कितना है, इसको जानने के लिए आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टडी करते हो। अब देखो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को जानना है ना, इसके लिए देखना इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू ±NE। थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो टोटल चार्जेस, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n मतलब इंटीजर, n क्या है, इंटीजर 1 2 3 4 5 इतना होंगे। तो टोटल चार्ज होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कि ये हुआ कि इसका जो चार्ज होगा किसी भी मेटल पर वो या तो ±1e हो सकता है, ±2e हो सकता है, ±3e हो सकता है, लाइक दिस। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल होंगे एक। अब देखो प्लस मतलब पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव और माइनस मतलब नेगेटिव चार्जेस को शो किया हूँ। ठीक है, इतने हो सकते हैं। अब किसी भी, अब देखो मैंने इतना बोला ना, तो इसका मीनिंग देखो बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया है आपको
कि टोटल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या करना, जैसे अगर इसमें टोटल चार्जेस पूछता है आपसे, मान लो कि इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, चार्जेस नहीं काउंट करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन को खोजो प्लस उसका चार्ज निकालो, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज तो सेम ही होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आप टोटल नंबर काउंट कर लो, फिर टोटल नंबर काउंट करके प्लस माइनस एनी फार्मूले से आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम, यहाँ नंबर मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी होगा वहाँ से आपको टोटल चार्ज मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ टोटल चार्ज फाइंड करने का एक तरीका है, बेहतरीन तरीका है, इससे आप फाइंड कर सकते हो। देखो इसको कभी माइंड में बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन जाता है, तो इसके लिए और डिटेल समझा देता हूँ एग्जाम्पल लाइक में। यदि आप इंडियन करेंसी की बात करोगे ना, तो इंडियन करेंसी में जो रुपए है, ठीक है, रुपए क्या है, इट इज अ क्वांटा ऑफ इंडियन करेंसी। इसके इंटीजर मल्टीपल में आप जितने भी तुम्हारे पास पैसे होंगे ना, सबको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज अ क्वांटा ऑफ इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी, तो याद रहेगा कि इट इज अ क्वांटा ऑफ इंडियन करेंसी। तो कहने का मतलब क्या है कि आर क्वांटा ये सबसे छोटा वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट करता है ना, ऐसा। तो अब देखो एक चीज ऑलवेज रिमेंबर रखना, किसी भी मैटर पे जो चार्ज होंगे ना, कभी भी प्लस माइनस 1/2e प्लस माइनस 3/2e प्लस माइनस 5/2e ऐसे प्रेजेंस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो इसका रीजन ये है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की हाफ वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आधा वैल्यू पता नहीं हुआ है आज तक। हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2/3 चार्जेस ऐसे नहीं है आज तक, जो भी पता हुआ है वो सब एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंस नहीं होते हैं, सिर्फ ऐसे प्रेजेंस होते हैं। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी मैटर पे जो टोटल चार्जेस होंगे, वो जो टोटल चार्जेस होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। मतलब इस पर अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप 1000 को मल्टीप्लाई कर दो इतने से, ये है चार्जेस का वैल्यू, तो आपको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको ऑलवेज रिमेंबर रखना, इसका यूज करते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करने के लिए किसी भी मेटल्स में, ठीक है। अब देखो एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, मैंने जो आपको बताया ये फार्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है, तो इंटीजर मल्टीपल में होता है। मैंने ये बोल दिया कि या तो कभी ट्रांसफर भी होगा। इसको ना बेसिकली फ्रिक्शन से देखा गया था फर्स्ट टाइम में। फ्रिक्शन, यदि दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में अगर फ्रिक्शन कराते हो ना, ठीक है, सपोज लाइक दिस, ऐसा देख लो, अगर ये इसको आप फ्रिक्शन कराते हो, घर्षण करते हो, तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट अगर A है, सेकेंड B है, तो A से B में चार्जेस के ट्रांसफर हो सकते हैं, या B से A में हो सकते हैं, जैसा इनका नेचर होगा। तो जब इसको ट्रांसफर को देखा गया था ना, तब पता चला था कि अच्छा इसमें जो ट्रांसफर होते हैं ना, वो इंटीजर मल्टीपल होते हैं। या तो कभी एक इलेक्ट्रॉन का होगा, एक चार्जेस होगा, प्लस माइनस 2, इस प्रकार से इनका ट्रांसफर होता है। तो इसको फर्स्ट टाइम में ऐसे स्टडी करके जाना गया था कि अच्छा कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और इसको डिटेल में इसके प्रूफ भी हैं, यदि आप देखना चाहो, इसको प्रूफ्ड भी किया है साइंटिस्ट लोगों ने। एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं इलेक्ट्रिक के मामले में, फैराडे, ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें प्रूफ किया गया है। अगर आपको डिटेल देखना होगा तो इस लॉ को देखना, अभी मैं डील नहीं कर रहा हूँ, तो पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ सच में किसी भी पदार्थ से जो चार्जेस होते हैं उनका जो ट्रांसफर होता है वो इंटीजर मल्टीपल होता है, ठीक है। एक और भी प्रूफ है, सिलिकॉन ड्रॉप मॉडल बोलते हैं इसको, हाँ, सिलिकॉन ड्रॉप मॉडल, ठीक है, सिलिकॉन का ड्रॉप मॉडल है। ये देखो, ये दो प्रूफ हैं, इन दोनों प्रूफ को अगर आप डिटेल देख लेना, ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ किया गया है कि सच में किसी भी एटम्स में जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो इंटीजर मल्टीपल होते हैं। मतलब जब कभी रगड़े होंगे ना, जो दो को ट्रांसफर होगा एक से दूसरे में, तो इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है, ओके। ये लाइक ऐसा ही है जी, जैसे मैंने आपसे अगर पैसे मांग दिया ना, तो आप मेरे को आधा रुपये नहीं दोगे, 1 रुपये दोगे, 2 रुपये दोगे, 10 रुपये दोगे,
तो 10 भी रुपये दिए तो उसको इंटीजर मल्टीपल ही दे रहे हो ना, कभी ऐसा नहीं कि 14.5 रुपये दिए हो कभी किसी को, नहीं, ठीक है, तो इंटीजर मल्टीपल होता है। क्लियर है, सबको क्लियर है? ओके। थर्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आवेशों का संरक्षण। देखो आप चाहे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो चाहे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, इतना तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को भी आती है और इतना इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को भी आता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे, हायर लेवल के स्टूडेंट हो, ठीक है। और देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का संरक्षण, ये होता क्या है, ठीक है, टोटल चार्ज इन ए आइसोलेटेड सिस्टम, total charge in isolated system is always conserved, ठीक है। देखो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल चार्ज कंजर्व होता है, सुरक्षित होता है, सुरक्षित मतलब नष्ट ना होना ना। अब देखो आपको मन में आ रहा होगा सर आइसोलेटेड सिस्टम होते क्या है। देखो आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जो, अगर मान लो ये सिस्टम रख दिया हूं मैंने, तो ये सिस्टम हो गया और बाहर के भाग को एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया सिस्टम, और ये होता है बाउंड्री, ठीक है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये अगर कोई भी सिस्टम किसी भी या ना तो मैटर मास का ना तो एनर्जी का, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ना तो सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है, ना तो सिस्टम सराउंडिंग को देगा ना तो सराउंडिंग से सिस्टम को लेगा, अगर लेन देन नहीं होता है दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी, दो चीज देखते हैं ना तो मास का ट्रांसफर होती है ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होती है, फ्रॉम इनसाइड ऑफ सिस्टम टू आउटसाइड ऑफ सराउंडिंग एंड आउटसाइड ऑफ सराउंडिंग टू इनसाइड ऑफ सिस्टम। इन दिस कंडीशन दिस सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ये सिस्टम अपने आप में संतुष्ट है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बोल सकते हो सेल्फिश जितने लोग होते हैं ना, ये सारे के सारे आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड होते हैं, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, मैं अपने आप में ठीक हूँ जैसा भी हूँ, ठीक है। देखो अब ये जो सिस्टम है, तो अब ऐसे सिस्टम की जो टोटल चार्ज होती है ना वो कंजर्व होती है, ठीक है, याद रखना टोटल चार्ज कंजर्व होता है। अब कंजर्व क्यों नहीं रहेगा, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये पैसा है, आप खर्च ही नहीं करोगे तो पैसा सुरक्षित रहेगा ना। वैसे ही कोई सिस्टम है जिसके अंदर जितना भी चार्ज है, मान लो 100 चार्ज होगा, अब वो 100 चार्ज ना तो आउटसाइड दे रहा है सराउंडिंग को ना तो आउटसाइड से ले रहा है, तो 100 चार्ज है तो 100 ही रहेगा, कॉमन सी बात है, मतलब ये कंजर्व है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो जैसे आपके पास गुल्लक में पैसा रख देना ना, तो उसमें अगर जो पैसा रखे होगे ना वो कंजर्व होगा, कभी खत्म नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो ये क्या है, टोटल सिस्टम के जो कंजर्व होते हैं, टोटल चार्जेस किसी भी आइसोलेट सिस्टम का कंजर्व होता है। पता है इसको एक और तरीके से डील कर सकता हूं मैं, देखना ठीक है, नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय चार्जेस, ओनली we can change charge, ठीक है, from one to another system, ठीक है। देखो चार्ज को ना आप सिर्फ और सिर्फ ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसको ना एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे। चार्जेस को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, ये आपको खत्म नहीं कर सकते हैं, ये वर्ड बोला इससे आपको फील हो रहा है कि चार्जेस खत्म नहीं होगा, मतलब कंजर्व है ना, ठीक है। तो ये क्या है, चार्जेस कंजर्व होते हैं। अब देखो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अगर आप न्यूट्रॉन्स का डीके देखो तो ये न्यूट्रॉन्स की डीके दो चीज़ में होती है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन में होता है।
अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज, लेफ्ट साइड न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, इसकी चार्ज +1 होगी, इसका -1 होगा, इसका चार्ज +1 होगा। तो टोटल चार्ज लेफ्ट साइड भी 0, इसको ऐड करो, +1 -1 = 0। तो अब देखो इसमें चेंज भी हो गया बट चार्ज कंजर्व है। तो यहाँ इस ऐसे रिएक्शन में बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व। तो चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। यदि आप अल्फा डीके की स्टडी करोगे ना, तो देखो अगर यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम परमाणु का एटॉमिक नंबर 92, परमाणु भार होता है 238, ठीक है। देखो यूरेनियम टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक जितने होंगे उतने ही चार्ज होता है, ठीक है। तो 92 चार्ज हो गए। जब यूरेनियम का डीके होता है तो इन्हें डीके प्रोसेस यूरेनियम किस में चेंज होता है, थोरियम में होता है। ये रेडियो एक्टिव क्षय है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं इसको। अब देखो यूरेनियम थोरियम में चेंज होगा। थोरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 90 होता है, 90, और इसका एटॉमिक मास होता है वो होता है 234, प्लस इसके साथ एक हीलियम एटम रिलीज होता है, इसका 2 और 4। तो देखो यहाँ कितने हो गए, 90 चार्ज, हीलियम में कितने हैं, 2, इसको देखेंगे ना। तो 90 और 2 कितना हो गए, 92, 92 राइट साइड भी, 92 लेफ्ट साइड भी, मतलब चार्जेस क्या है, कंजर्व है। इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल भी बोलते हो ना, याद रखना, अल्फा पार्टिकल हीलियम को। तो अब देखो इस प्रोसेस में आपने देखा लेफ्ट साइड चार्जेस, राइट साइड चार्जेस ऑलवेज कंजर्व हैं। याद रखना कभी भी कोई भी, जब कोई भी चीज़ें होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, उसमें चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं, लेफ्ट चार्ज राइट के चार्जेस, ठीक है। स्पेशल कभी कभी किसी नेचर वाइज कभी चेंज हो जाता है, रेयर केस में, नहीं तो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। थैंक यू एवरीवन, यहाँ यही मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ, ओके। थैंक यू एवरीवन टू वाचिंग दिस वीडियो। देखो लॉकडाउन का टाइम है, अभी इस टाइम को वेस्ट ना करो, स्टडी करो घर में, स्टूडेंट हो, आपका एक ही काम है स्टडी करना, ओके। सो यूज योर टाइम विथ स्टडी। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी अपने टाइम को ऑल टाइम स्टडी के लिए यूज करता हूँ। मैंने अपने टाइम में से कुछ इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया है। सो प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना चैनल को, जितना हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो सिर्फ इफ़ यू वांट टू गुड बेटर विथ माय स्टडी देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, टू गेट बेनिफिट अदर, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।